हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवोल्यूशनरीज इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों का योगदान। ये हमारा टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए इतने क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान दिए, इतने क्रांतिकारियों ने अपने जीवन कुर्बान किए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो अपने देश के क्रांतिकारी होते थे, उनके मन में हमेशा ये भय होता था कि अंग्रेज किसी भी टाइम, किसी भी आंदोलन में, किसी भी रिवोल्ट में यदि हमें पकड़ लेंगे तो हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव करते थे, लोगों को फांसी दे देते थे, फांसी पर झूलना पड़ता था। जो क्रांतिकारी होते थे उन्हें काली पानी की सज़ा दी जाती थी, लोग गोलियां चलाते थे, इतना प्रताड़ित करते थे। उसके बाद भी अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए कईयों ने, ढेरों क्रांतिकारियों ने अपने जीवन कुर्बान किए हैं, अपने प्राण न्यौछावर किए हैं अपने देश की रक्षा के लिए। ऐसे ही हम पढ़ेंगे कुछ जो महान अपने क्रांतिकारी हैं उनके बारे में। आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी रहे थे, उनके योगदान के बारे में पढ़ेंगे। क्रांतिकारी होना इतना आसान बात नहीं है। हर टाइम पे ये मन में डर होता था कि अंग्रेज कहीं पकड़ न ले, किसी कोई अंग्रेज को बता न दे हमारे बारे में। और उस टाइम पे अंग्रेज़ों के बीच रहना पड़ता था क्रांतिकारियों को। जो इंडियंस रहते थे वो अंग्रेज़ों के बीच रहते थे, जो क्रांतिकारी होते थे वो भी अंग्रेज़ों के बीच होते थे। अंग्रेज़ों के बीच होते हुए वो अपना काम करते थे। जो अपनी समितियाँ होती थी, जो आंदोलन होते थे, उसको कैसे लीड करना है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, जनता तक उसे कैसे पहुंचाना है, जो मैसेजेस होते थे उनको पहुंचाना पड़ता था लोगों तक, लोगों के मन की जो भावना थी उसे जागृत करना पड़ता था। ये सब क्रांतिकारियों के माध्यम से, ये जो समितियां बनाई जाती थी उसके माध्यम से लोगों के मन की जो भावना होती थी, जो उनके मन की जागृति होती थी देश के प्रति, उसको उत्पन्न किया जाता था। क्रांतिकारी कोई ऐसे ही नहीं हो जाता है। लोग अपने जो आज़ादी है, अलग अलग जो रिवॉल्यूशन है उसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो अपने जो देश की रक्षा है उसको करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आज के टाइम पर भी देखें तो हर किसी के मन में क्रांतिकारी की भावना नहीं होती है। हर कोई अपने देश की रक्षा के लिए मर मिटने को तैयार नहीं होता है। ऐसे उस टाइम पर भी जो क्रांतिकारी होते थे, हर कोई उस टाइम पर भी अपने देश की रक्षा के लिए मरना मिटना नहीं चाहता था, अपने देश मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण नहीं न्यौछावर करता था। लेकिन जो क्रांतिकारी होते थे उनकी भावना कोई दबा भी नहीं पाता था। जो क्रांतिकारी होते थे वो इतने संघर्ष करते थे, जो इस समय भी नहीं देखते थे, दिन में रात में जब टाइम मिलता था, जब अंग्रेजों से बचकर, जब इतना भय होता था कि कहीं अंग्रेज पकड़ ना ले, तो रात में लोग काम करते थे, रात रात भर जाकर गांव-गांव में, शहर-शहर में जाकर ये मैसेजेस देते थे अपने क्रांतिकारियों के बारे में, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी रहे थे, वो किन समितियों में रहे थे। समितियाँ बनाई जाती थी, जैसे हम पढ़ेंगे अनुशीलन समिति के बारे में। बहुत सारी समितियाँ पहले भी हमने पढ़ चुकी हैं। तो जो समिति को लीड करते थे, तो ऐसे किसी को उस समिति में उसका मेंबर नहीं बनाया जाता था। वो लोग देखते थे जो समिति को लीड कर रहे हैं, उनको ये परखना पड़ता था कि क्या ये देश की रक्षा के लिए तत्पर है, क्या ये अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि यदि हम उसको रख लेते हैं कि ठीक है आप आंदोलन में काम करिए, देश की रक्षा के लिए जो समिति कहती थी, जैसा डिसाइड किया जाता था, ये निश्चय किया जाता था कि आगे हमें क्या करना है, प्लानिंग करनी पड़ती थी पूरी। तो उस प्लानिंग के साथ वो काम कर सकता है कि नहीं। क्या पकड़े जाने पर, यदि कोई पकड़ा जाए और पूरी समिति के बारे में सब कुछ बता दे, अंग्रेजों के डर से, उनके मार से, तो पूरा बना बनाया प्लान खराब हो जाता था। इसलिए क्रांतिकारी बनना भी इतना आसान नहीं था। और क्रांतिकारी जो थे उनको रखना अपनी समिति में, ये कोई आसान बात नहीं थी। तो बहुत सारे लोगों ने जो अपनी देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उनके बारे में पढ़ते हैं। हम देशवासियों को अपने जो पूर्वज रहे हैं, जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, उनको हमेशा नमन करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। इससे अपने देश के, देखिए जो लोग पढ़े लिखे हैं, अगर हम अपने क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे, अपने भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, कैसे अंग्रेजों ने हमें प्रताड़ित किया, कैसे उन्होंने हमें गुलाम बनाया, कैसे हमने आज़ादी प्राप्त की, तो अपने देश के प्रति अपने मन में भावना उत्पन्न होगी, अपने देश की रक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न होगी। तो हर किसी को अपने क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ना चाहिए, अपने देश के लीडर्स के बारे में हर किसी को नॉलेज होनी चाहिए, हमेशा लोगों के बारे में पढ़ना लिखना चाहिए। देखिए, जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट रहा है, उसमें जो क्रांतिकारी रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन की दमनात्मक नीति के परिणाम स्वरूप 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में राष्ट्रीय जागृति की जो अपूर्व लहर आई थी, वह दो धाराओं में बढ़ गई थी। यानी ब्रिटिश शासन की जो दमनात्मक नीतियाँ होती थी, यानी
ब्रिटिश शासन किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित करती थी, जो इसका परिणाम रहा वो 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में राष्ट्रीय जागृति की जो अपूर्व लहर आई थी, यानी भारत में जो राष्ट्रीय जागृति, लोगों के मन में जो अपने राष्ट्र के प्रति जागृतियाँ उत्पन्न हुई थी, इसकी एक लहर जैसी आई थी, वो 2 धाराओं में बढ़ गई थी। हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में कि एक जो धारा थी वो कांग्रेस के बारे में हमने पढ़ा था, कांग्रेस का जब विभाजन हुआ था गर्म दल और नरम दल में, उसके बारे में हमने पढ़ा था, और उग्रवादी और उदारवादी के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो जो उग्रवादी धारा थी उसके बारे में समझते हैं। एक उग्रवादी धारा, एक धारा उग्र राष्ट्रवादी धारा थी, यानी जो 2 धाराओं में बढ़ गई थी उसमें से एक क्या थी, उग्र राष्ट्रवादी धारा थी। इस धारा का नेतृत्व बाल, लाल और पाल द्वारा किया गया था, यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल थे। ये जो गर्म दल के त्रिमूर्ति कहे जाते हैं, लाल, बाल और पाल के नाम से इन्हें जाना जाता है। और दूसरी धारा क्रांतिकारियों की धारा थी। एक तो उग्र राष्ट्रवादी धारा थी और दूसरी धारा कौन सी थी, क्रांतिकारियों की। जो क्रांतिकारियों की धारा थी वो हिंसात्मक थी। इस धारा के समर्थक हिंसात्मक साधनों, देखिए ये हिंसा कहते थे कि जब अंग्रेज हम पर हिंसा कर रहे हैं, वो हमें प्रताड़ित कर रहे हैं, तो हम अंग्रेजों के साथ हिंसा क्यों नहीं करेंगे। तो ये जो धारा थी, दूसरी धारा थी क्रांतिकारियों की, ये हिंसात्मक प्रकृति की थी। ये हिंसात्मक साधनों पर विश्वास रखते थे, जैसे हिंसा, राजनीतिक डकैतियाँ, कत्ल और आतंकवाद में विश्वास रखते थे, यानी कि हम भी हिंसा करेंगे, अंग्रेज अगर हमारे साथ वो हिंसा कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ हिंसा करेंगे। अगर वो हमें मार पीट रहे हैं, हम पर गोलियां चला रहे हैं, तो हम भी अपने हथियार से उनको चोट पहुंचाएंगे। और राजनीतिक डकैतियाँ करते थे लोग। राजनीतिक डकैतियाँ क्यों की जाती थी, क्योंकि कोई समिति बनाई जा रही, तो उसको चलाने के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए इतने हमारे पास खर्चे नहीं, इतने जो हमारे पास पैसे नहीं होते थे कि हम समिति को आराम से बैठकर चला सके। उसके लिए बहुत सारी डकैतियाँ करनी पड़ती थी। वो डकैतियाँ अपने देश की रक्षा के लिए करनी पड़ती थी। अब अपने जीवन के ऐशो आराम के लिए लोग ऐसा नहीं करते थे। जो क्रांतिकारी थे वो अपने देश की रक्षा के लिए, हम उस समिति को अच्छे से लीड कर पाए। उस समिति में कितनी खर्चे होते थे, समितियाँ, अगर कोई समिति चल रही है तो लोगों तक पहुंचाने में कितने खर्चे होते थे। कोई पैम्पलेट के माध्यम से पहुंचाते, तो कोई मैसेजेस, इतना मुश्किल था उस टाइम पे कि लोगों के रात में समय मिले, दिन में समय मिले, जब भी समय मिले, अंग्रेजों से छुपकर, अंग्रेजों से बचकर लोग ये मैसेजेस लोगों तक पहुंचाते थे, तो जिससे लोगों की भावना उत्पन्न हो, लोग अपने देश के प्रति सक्रिय हों। क्रांतिकारियों का ये जो राजनीतिक डकैतियाँ थी, ये करने का उद्देश्य यही था कि अपने देश की रक्षा के लिए हम धन को लूटेंगे। बहुत सारे ऐसे कांड हमने पढ़े हैं। देखिए, जैसे हमने काकोरी एक्शन कांड के बारे में हमने पढ़ा है ना, तो वो जो कांड रहा है वो अपने देश की रक्षा के लिए वो कांड किया गया था। जो काकोरी में ट्रेन लूटी गई थी, तो अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी समितियों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश के लोगों तक ये भावना पहुंचाने के लिए, जो बातें होती थी, जो राष्ट्रीय भावना होती थी, ये लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि लोग अपने देश की रक्षा के लिए तत्पर रहें, इसलिए की जाती थी। और कत्ल और आतंकवाद में वो विश्वास रखते थे जो क्रांतिकारी धारा के थे। देखिए, इन्हीं साधनों के माध्यम से भारत को स्वाधीनता प्राप्त कराना चाहते थे, यानी वो हिंसा के माध्यम से, राजनीतिक डकैतियों के माध्यम से, कत्ल और आतंकवाद में विश्वास रखते थे। इसी माध्यम से वो देश को आज़ाद कराना चाहते थे। इसके बाद देखते हैं, इस धारा का नेतृत्व बीडी सावरकर, चापेकर बंधुओं, अरविंद कुमार घोष, भूपेंद्र दत्त, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे नवयुवक नेताओं के हाथ में था। यानी जो ये नेता थे, जो इनके बारे में देखिए, ये जो नेता थे, इस धारा का नेतृत्व वीडी सावरकर ने किया था, चापेकर बंधुओं ने किया था, अरविंद कुमार घोष थे, भूपेंद्र दत्त और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो नवयुवक नेता थे, इनके हाथों में ये समितियाँ थी। ये जो दूसरी धारा थी क्रांतिकारियों की, इनका नेतृत्व ये लीडर्स कर रहे थे। उसके बाद देखते हैं, भारतीयों में आर्थिक असंतोष। इतना जो भारतीयों में आर्थिक असंतोष है, ये मेन कारण रहा था, क्योंकि कोई समिति चल रही है तो उसको लीड करने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी। इतना पैसे लोगों के पास नहीं होते थे, क्योंकि हम पिछले क्लासेस में पढ़ा हमने कि अंग्रेज अपनी कंपनियां स्थापित करते थे, जो भारत के उद्योग धंधे थे वो ठप पड़े हुए थे। लोग बहिष्कार के माध्यम से, स्वदेशी के माध्यम से अपनी कंपनियों को, अपने जो देश के रोज़गार है उसको बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ इतने क्रूर होते थे कि वो आंदोलन जो था उनका, या जो बहिष्कार करते थे लोग, स्वदेशी आंदोलन, ये सब जो था उसको दबा देते थे अपनी क्रूरता के माध्यम से। तो कितना मुश्किल था उस टाइम पे, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा थी लोगों में, इतने पैसे नहीं होते थे कि लोग आराम से बैठकर खा सके। और जो अंग्रेज़ों की नौकरी करते थे, उनका
जो अंग्रेज़ों की नौकरी करते थे उनके पास तो पैसे की कमी नहीं होती थी, लेकिन वो अपने देश की रक्षा के लिए, वो अपने देश के लिए अपने वो तो अपने देश के लिए काम नहीं करते थे। और जो क्रांतिकारी होते थे उनके पास खाने कमाने का कोई ज़रिया नहीं होता था, वो सिर्फ़ देश की रक्षा करना चाहते थे। उसके लिए आर्थिक जो स्थिति रहती थी लोगों की खराब रहती थी। तो जो भारतीयों में आर्थिक असंतोष थे उनके बारे में पढ़ते हैं, क्या है? देखिए, अधिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देती है। अगर हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे और हम इतना अंग्रेज़ हमें परेशान करते थे, तो जो अधिक दरिद्रता होती थी और जो आर्थिक असंतोष होता था, ये एक तरीके से क्रांति को जन्म देती थी। कब तक लोग गुलामी सहें, कब तक अंग्रेज़ों की मार सहते रहें, कब तक भूख से मरते रहें? तो इसके लिए क्या होता था कि लोग के मन में क्रांतियाँ उत्पन्न होती थी अंग्रेज़ों के प्रति। शिक्षक नवयुवक बेरोज़गारी शिक्षित नवयुवक बेरोज़गार होते थे, यानी उनके पास भी जो पढ़े लिखे लोग होते थे, उनके पास भी रोज़गार नहीं होता था। नौकरियों में जातीय भेदभाव होता था। अंग्रेज़ जो नौकरियाँ देते थे उसमें जातीय भेदभाव होता था। भूख और गरीबी के साम्राज्य कला, कौशल एवं उद्योग धंधों के हाथ, यानी जो लोगों के पास कला थे, जो कौशल थे लोगों के पास और जो उद्योग धंधे थे उसमें भी कमी थी, उसे भी अंग्रेज़ अच्छे से चलने नहीं देते थे। करारोपण की अन्यायपूर्ण नीति, जो अन्यायपूर्ण नीतियाँ होती थी उससे लोग परेशान थे, त्रस्त थे। इनका कारण वे अंग्रेज शासन को मानते थे। लोग मानते थे कि अंग्रेज़ों के कारण ही अपने देश में इतनी आर्थिक तंगी आई हुई, इतनी आर्थिक परेशानियाँ अंग्रेज़ों के कारण आई हुई है। उसके बाद देखिए, दमन के विरुद्ध प्रतिक्रिया, यानी जो अंग्रेज़ हम पर दमन करते थे, यानी अंग्रेज़ इतना प्रताड़ित करते थे भारतीयों को, तो भारतीय उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया देते थे उसके बारे में समझते हैं। देखिए, उग्रवादियों ने शासन का विरोध करने के लिए बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा का मार्ग अपनाया। क्रांतिकारियों ने कौन सा मार्ग अपनाया था? हिंसा का मार्ग अपनाया था। वो कत्ल में विश्वास रखते थे, मारपीट में विश्वास रखते थे, हिंसा में विश्वास रखते थे। और जो उग्रवादी नेता थे ये क्या करते थे? अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए स्वदेशी और बहिष्कार जैसी आंदोलन का जैसी चीज़ों का उपयोग करते थे और राष्ट्रीय शिक्षा का मार्ग अपनाते थे, यानी बहिष्कार करेंगे, विदेशी वस्त्रों को हम नहीं यूज़ करेंगे, जो विदेशी चीज़ें हैं निर्मित उनको हम प्रयोग में नहीं लाएंगे, और जो स्वदेशी है अपने देश की बनी हुई चीज़ें उसको हम यूज़ करेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा का मार्ग अपनाएंगे। मैकाले शिक्षा पद्धति यानी अंग्रेजी शिक्षा को हम ग्रहण नहीं करेंगे, अपने राष्ट्रीय शिक्षा के मार्ग पर चलेंगे। इस प्रकार से जो उग्रवादी नेता थे अंग्रेजों का विरोध करते थे। शासन ने इन अहिंसात्मक साधनों के विरुद्ध जो दमन चक्र चलाया उसने नवयुवकों को अंग्रेजी शासन जो था उसका अंत करने के लिए शस्त्र उठाने को बाध्य कर दिया। यानी लोग अहिंसात्मक जो विरोध करते थे उसके लिए भी सरकार क्या करती थी? इतना दमन चक्र चलाती थी, इतना दमन चक्र जो चलाया उससे लोग परेशान हो जाते थे। जो नवयुवक थे वो अंग्रेजी शासन का अंत करने के लिए मन में निश्चय कर लेते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने देश की रक्षा करेंगे, आज़ादी प्राप्त करेंगे, अंग्रेजों का दमन करेंगे। तो देखिए, अहिंसात्मक जब आंदोलन चलाया जा रहा है फिर भी अंग्रेज़ किसी को नहीं छोड़ते थे, तो जो हिंसात्मक चलाते थे उनके साथ कितना क्रूरता का बिहेव करते रहे होंगे। जो हिंसात्मक आंदोलन रहते थे उसमें लोग सज़ा देकर छोड़ देते थे, लेकिन जो क्रांतिकारी आंदोलनकारी होते थे उनको लोग फांसी की सज़ा देते थे, गोलियाँ चला देते थे, गर्दन कटवा देते थे, ऐसी सज़ाएँ उनको दिया करते थे। तो क्रांतिकारी होना इतना आसान है, एक बार लीडर्स होना आसान है, क्रांतिकारी जो अपनी अहिंसात्मक आंदोलन थे उसको चलाना आसान था, लेकिन जो क्रांतिकारी आंदोलन रहते उससे हर तरीके से छुपकर बचना पड़ता था। कहीं अंग्रेज़ों को पता न चल जाए, किसी प्रकार से उनको शक न हो जाए, ये सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता था। ऐसा माइंडसेट बनाना पड़ता था कि किसी को हम पर शक न हो जाए। इसके बाद देखिए, जो पश्चिम की क्रांति थी इसका क्या प्रभाव पड़ा था? पश्चिम की क्रांति का प्रभाव जो था उसके बारे में समझते हैं। पश्चिम में फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका और आयरलैंड की जो क्रांतियाँ थी, क्रांतियों ने नवयुवकों को सिखाया कि आज़ादी की कीमत, यानी जो पश्चिम की क्रांतियाँ थी उसने क्या सिखाया कि आज़ादी की कीमत क्या है। जो अपने देश के नवयुवक होते थे उनको आज़ादी की कीमत सिखाई कि खून से चुकानी पड़ती, यानी आज़ादी जो है मांगने से नहीं मिलेगी। अंग्रेज़ हमें मांगने से कोई चीज़ नहीं देंगे। हम अगर अहिंसात्मक विरोध कर रहे हैं तो उससे भी अंग्रेज़ हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो आज़ादी की कीमत है वो अपने खून से चुकानी पड़ेगी, अपने लहू बहा करके हमें आज़ादी प्राप्त करनी पड़ेगी। इस प्रकार आज़ादी के दीवाने पिस्तौल, बंदूक, बम आदि लेकर मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए घर छोड़कर निकल पड़े। उनकी बातों को सुन करके, जो क्रांतियाँ थी उनको सुन करके, जैसे अमेरिका की क्रांति, जापान की क्रांति, जर्मनी की क्रांति थी, उनको सुन करके लोगों ने क्या किया था? जो आज़ादी के दीवाने थे, आज़ादी चाहते थे, उन्होंने अपने जो पिस्तौल थे, बंदूक थे, बम थे, ये सब लेकर के मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए घर छोड़कर निकल पड़े।
आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके अपने को धन्य मानने लगे, यानी आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन जो था वो समर्पित कर चुके थे और अपने आप को धन्य मानने लगे थे। यदि हम मरेंगे भी तो अपने देश की रक्षा के लिए मरेंगे, हमारा शरीर जो है, हमारा खून जो है वो बहेगा भी तो अपनी देश की रक्षा के लिए, अपनी आज़ादी के लिए बहेगा। देखिए कितना लोगों के मन में ये क्रांतिकारी भावना थी, कितना उस टाइम पे कितनी मुश्किल थी आज़ादी। आज के टाइम पर हम सोचें तो हमारे लिए आज़ादी कितनी मुश्किल रही थी, लेकिन लोगों के मन में ऐसी भावना थी, ये उत्पन्न करनी पड़ती थी, हर किसी के मन में नहीं होती थी। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो शिक्षा है। अगर लोग शिक्षित रहेंगे तो आप उनको अच्छे से समझा सकते हैं, देश के लिए समझा सकते हैं, किसी भी कारण को समझा सकते हैं, उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो जो शिक्षित लोग होते थे, जो पढ़े लिखे होते थे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो अलग अलग क्रांतियों के बारे में जानेंगे। जैसे अमेरिका की क्रांति रही, रूस की क्रांति रही, जर्मनी की क्रांति रही, इसको पढ़ करके लोगों ने क्या किया, अपने जो शस्त्र थे उसको लेकर के अपने घर से निकल पड़े, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, समर्पित कर दिया भारत माता के चरणों में। तो इसीलिए शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके बाद देखते हैं बंगाल में जो क्रांतिकारी हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। जो आज का बंगाल है वो उस टाइम पे बंगाल में होता था, पूरा बिहार, उड़ीसा, ये सब बंगाल, आज का पश्चिम बंगाल, ये सब बांग्लादेश के अंडर आता था। तो बंगाल में जो क्रांतिकारी हुई थी उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन जो हुआ था, खुदीराम बोस का जो योगदान था उसमें, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो बंगाल की क्रांतियाँ हुई थी इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का नाम आता है। तो जो खुदीराम बोस का योगदान था उसके बारे में पढ़ते हैं। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे अधिक जोर रहा, यानी जो क्रांतिकारी आंदोलन थे वो सबसे ज़्यादा किस स्थान पर होते थे, कौन सा एरिया था, बंगाल का एरिया जो था वहाँ पर क्रांतिकारी जो आंदोलन थे वो सबसे अधिक थे, यानी वहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन का प्रभाव सबसे अधिक रहा था। यहाँ पर इस आंदोलन के नेता वारेंद्र कुमार व भूपेंद्र दत्त थे। जो बंगाल के आंदोलन को लीड करते थे उन लीडर्स का क्या नाम है, वारेंद्र कुमार व भूपेंद्र दत्त। ये दोनों नेता क्रमशः युगांतर व संध्या, यानी युगांतर व संध्या नामक दो समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार की कटु आलोचना करते थे। यानी उस टाइम पर देखिए अंग्रेज देश पर शासन कर रहे हैं, अंग्रेज क्रांतिकारियों को जीने नहीं देते थे। उस टाइम पर भी कितना बच करके लोगों ने क्या किया था, युगांतर व संध्या नामक दो समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार की कटु आलोचना करते थे, यानी लोगों तक ये समाचार पत्र पहुंचाते थे जिससे लोग पढ़े और उनके मन में अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी आज़ादी के लिए भावना उत्पन्न हो। ऐसी पत्रिका ये लोग लोगों तक पहुंचाते थे और नवयुवकों को क्रांतिकारी कार्यों के लिए प्रोत्साहित करते थे, और जो नौजवान होते थे, नव युवक होते थे, उनको अपने देश की रक्षा के लिए प्रोत्साहित करते थे। क्योंकि जो नौजवान होते थे वो अपने देश की रक्षा के लिए, उनका माइंड इतना क्रिएटिव होता था कि वो अगर एक चीज़ ठान लें तो उसको करके ही रहते थे, उसको करने के लिए चाहे अपने प्राण भी न्यौछावर न करने पड़े, वो करते थे उसको। तो इसीलिए जो नौजवान थे उनको ये अपने देश की रक्षा के लिए, क्रांतिकारी कार्यों के लिए प्रोत्साहित करते थे, क्रांतिकारी मार्ग पर लाना चाहते थे। वारेंद्र कुमार घोष ने अनुशीलन समिति, देखिए ये समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बंगाल की समिति रही, अनुशीलन समिति की स्थापना की। जो वारेंद्र कुमार घोष थे ये अनुशीलन समिति की स्थापना करते हैं। इस समिति का कार्य लोगों को क्रांतिकारी, देखिए इस समिति का कार्य लोगों को क्रांतिकारी कार्यों की शिक्षा देना था। यानी जो अनुशीलन समिति थी इसके माध्यम से लोग क्या करते थे, जो लोग होते थे क्रांतिकारी, देश के प्रति उनके मन में भावना होती थी, उनको क्रांतिकारी कार्यों की शिक्षा देते थे जिससे लोग क्रांति के मार्ग पर आते थे। इन संस्थाओं की गतिविधियों को गुप्त रखा जाता था, यानी इतना बच कर के काम करना पड़ता था, कहीं अंग्रेज़ों को पता न चल जाए, इसलिए जो समितियाँ थी इसकी जो गतिविधियाँ थी इसको गुप्त रखा जाता था। इन नेताओं ने कहा कि इस देश में अंग्रेजों की संख्या 1.5 लाख है, यानी उस टाइम पे अंग्रेज तो पूरे देश पर नहीं थे, उनकी संख्या भारतीयों से कम थी। प्रत्येक जिले में इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं, यानी हर जिले में भी इतने अंग्रेज नहीं हैं। यदि हम अपने संकल्प में दृढ़ है तो एक ही दिन में ब्रिटिश शासन को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। यानी अगर हम अपने दृढ़ निश्चय कर लिए, ये संकल्प कर लिए, तो हम इतने इंडियंस हैं, इतनी हम में शक्ति है कि हम 1.5 लाख अंग्रेजों को एक ही दिन में, जो ब्रिटिश शासन है, इसकी जड़ को समाप्त किया जा सकता है। इतनी शक्ति है इंडियंस में, यदि अपनी देश की रक्षा के लिए लोग इस मार्ग पर आ जाएं तो। उसके बाद देखिए उनका मंत्र था कि, जो अनुशीलन समिति के नेता थे वारेंद्र घोष थे, उनका मंत्र था कि प्राण दे दीजिए पर पहले प्राण ले लीजिए, यानी अपने प्राण न्यौछावर करिए, अपने प्राण, यदि हमारी जान जाती है तो जाए, लेकिन उससे पहले हम अंग्रेज़ों की जान लेंगे, जो अपने देश को गुलाम बनाए हैं उनकी पहले जान लेंगे। हाँ, अपने प्राण दे दीजिए पर उससे पहले प्राण ले लीजिए, ये उनका मंत्र था।
आगे देखते हैं, जो बंगाल की क्रांति थी इसका प्रारंभ कब हुआ था, बंगाल की कब से अस्तित्व में आई, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, बंगाल की क्रांति का प्रारंभ 6 दिसंबर 1907 को मिदनापुर के निकट गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग को बम से उड़ा देने के षड्यंत्र से हुआ था। यानी जो बंगाल की क्रांति थी इसका प्रारंभ कब हुआ था, 6 दिसंबर 1907 को। जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था लॉर्ड हार्डिंग, जब उसको बम से उड़ाने की प्लानिंग की गई थी, तब से एक समिति जो थी इस समिति का जो प्रभाव रहा था, बंगाल क्रांति का जो प्रभाव रहा था, वो अस्तित्व में आता है। तब से लोग इसे जानने लगते हैं। 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की हत्या करने का कार्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी नामक 2 क्रांतिकारियों को सौंपा गया। हमने पढ़ा कि जो अनुशीलन समिति थी इसकी गतिविधियों को गुप्त रखा जाता था ताकि अंग्रेजों को शक ना हो जाए, अंग्रेज जान ना पाए। इसलिए लोग रात में जब अंग्रेजों से छुप कर ये कार्य करते थे, जो पत्रिका होती थी उसको किसी माध्यम से या पैम्पलेट के माध्यम से ऐसी जगह पर चिपकाते थे जहाँ लोगों की नज़र पड़े, किसी स्कूल कॉलेज के बाहर या कहीं ऐसी संस्था जहाँ पर लोग अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की, अपनी आज़ादी के लिए तत्पर हो जाएं, ऐसी जगह पर प्रचार प्रसार करते थे। तो जो ये किंग्सफोर्ड की हत्या का कार्य दिया गया था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये 2 जो लोग थे क्रांतिकारी, इनको सौंपा गया था। खुदीराम बोस की एज की बात करेंगे तो बहुत कम एज में क्रांतिकारी का मार्ग चुन लिया था इन्होंने। 18 वर्ष की आयु में इन्होंने फांसी को चुन लिया था और फांसी पर जब ये लटक रहे थे तो इनके माथे पर कोई शिकन नहीं थी, इन्हें कोई पछतावा नहीं थे, बल्कि इनके ये गर्व था इनके मन में कि हमने अपने देश की रक्षा के लिए क्रांतिकारी मार्ग को चुना और हमने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। और जो प्रफुल्ल चाकी थे इनकी भी एज ज़्यादा नहीं थी, 20-21 साल की उम्र थी इनकी। इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी अंग्रेज से बचने के लिए, यानी अंग्रेज हमें ना मार पाए उससे पहले इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। देखिए, पूर्व निर्धारित योजना अनुसार मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की कार पर बम फेंककर हत्या का प्रयास किया गया। यानी कि लोगों ने प्लानिंग की थी, कोई अगर किसी को मारना है, किसी अंग्रेज को मारना है तो उसके बारे में पूरी प्लानिंग करनी पड़ती थी। उससे पहले ही लोगों को ऐसा पूरे एरिया में ये मैसेज फैल गया था कि ऐसी प्लानिंग की जा रही है, किंग्सफोर्ड को या किसी ऐसे नेता को मारने की प्लानिंग की जा रही है। तो ऐसा बताया गया था कि 2 नौजवान युवक हैं, यानी 2 ऐसे लड़के हैं जिनकी उम्र अधिक नहीं, तो पुलिस सब लोग एक्टिव हो चुके थे, चारों तरफ से जांच पड़ताल शुरू हो चुकी थी। तो इन्होंने महीनों तक प्रयास किया, महीनों तक ये देखा किंग्सफोर्ड कब आता है, कब जाता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है। किसी को मारने से पहले जो हत्या होती थी, इससे पहले पूरे डिटेल को जाननी पड़ती थी। इनको बम, पिस्तौल सब कुछ दे करके, थोड़े पैसे दे करके इनको भेजा गया था, ताकि इनको रेलवे रूट के बारे में बताया गया था कि जब बम गिराना है उसके बाद कैसे भागना है, वहाँ से कैसे जाना है, सब चीज़ों के बारे में इनको बताया गया था। तो जो इन्होंने महीनों तक देखा था कि कैसे किंग्सफोर्ड कहाँ आता है, कहाँ जाता है। लोगों को शक भी हो जाता था क्योंकि ऐसा अफ़वाह फैल गया था, ऐसा लोगों में ये लोगों के नॉलेज में आ गया था कि 2 नवयुवक जो है कम एज के लोग हैं, वो ऐसा करने वाले हैं, कुछ कांड करने वाले हैं। तो इनको बच के रहना पड़ता था, किसी को शक न जाए। ये जब किंग्सफोर्ड का पीछा करते थे तो इससे भी इन्हें बचना पड़ता था, उसका पीछा कर रहे हैं, किसी को शक न जाए, कोई अंग्रेज़ जान न जाए, कोई पुलिस न जान जाए। इंडियंस होते थे बहुत सारे पुलिस, लेकिन वो अंग्रेज़ों की नौकरी करते थे, तो अपने देश के लिए, अपने जो लीडर्स होते थे, अपने जो क्रांतिकारी होते थे, उनके लिए उनके मन में कोई भावना नहीं होती थी। तो ये उनका पीछा करते जब पूरा डिटेल से अच्छे से जान गए कि कब किंग्सफोर्ड आता है, कब जाता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, पूरी टाइमिंग इन्होंने अच्छे से सेट कर ली थी। उसके बाद ये बम फेंकने का जो प्रयास था इसे किया। देखिए, पूर्व निर्धारित योजना अनुसार, यानी पूरी जो अपनी योजना थी, जो प्लानिंग थी, उस पे ये काम कर रहे थे। मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की कार पर बम फेंककर हत्या का प्रयास किया गया। इन्होंने उसकी कार पर बम फेंककर हत्या का प्रयास किया, परंतु संयोगवश वह उस कार में नहीं बैठा था। जिस कार पे इन्होंने बम फेंका उस कार में किंग्सफोर्ड नहीं बैठा था, उस कार में बैठी थी कैनेडी दंपति मारे गए। जो किंग्सफोर्ड की दोस्त थी, उसकी पत्नी और उसकी बेटी, और किंग्सफोर्ड का जो दोस्त था वो दूसरे कार में था और किंग्सफोर्ड एक कार में था। लेकिन इन्होंने जिस पर बम फेंका था वो गलती से किंग्सफोर्ड की जो दोस्त थी उसके कार पर गिरी थी, उसमें उसकी पत्नी और उसकी बेटी की हत्या हो जाती है। पुलिस द्वारा पीछा करने पर प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए स्वयं को गोली मार ली। यानी पुलिस ने पीछा किया, जब इन्होंने बम फेंका तो पुलिस ने पीछा किया, कौन है ऐसा पहले से बताया गया था कि जो बम फेंकना है, ये प्लानिंग करना है, लेकिन इन्होंने महीनों तक उसका किंग्सफोर्ड का जो है वो रूटीन चेक किया। तो उसके बारे में जब पुलिस ने पीछा किया तो दोनों लोग अलग अलग रूट से भागे। एक तरफ
प्रफुल्ल चाकी भागे और एक तरफ खुदीराम बोस भागे। तो जो प्रफुल्ल चाकी थी ये पुलिस से बचने के लिए, यानी पुलिस उनको न मार पाए उससे पहले इन्होंने खुद को गोली मार दी थी। प्रफुल्ल चाकी अपने आप को गोली मार दिए थे और जो खुदीराम बोस थे इनको लोगों ने, पुलिस ने पकड़ लिया था। तो जब पुलिस ने देखिए, परंतु खुदीराम बोस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। खुदीराम बोस जो थे वो पकड़ में आ गए थे। 11 अगस्त 1908 को निर्दयी अंग्रेज सरकार ने 18 वर्षीय खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया। जब खुदीराम बोस को अरेस्ट कर लिया उसके बाद इतना क्रूर होते थे, इतना निर्दयी होते थे अंग्रेज कि इन्होंने 18 वर्षीय जो खुदीराम बोस थे इनको फांसी पर चढ़ा दिया। खुदीराम बोस को मारा पीटा, उनसे बहुत पूछने की कोशिश की कि बताओ किसने ऐसा कराया, कौन सी समिति है और तुम्हारे साथ कौन कौन था, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बताया। बोला कि हम अपने मर्जी से किए हैं, हमारे साथ और कोई नहीं और किसी समिति से नहीं जुड़े, किसी संस्था से हम नहीं जुड़े। देखिए अंग्रेजों ने पकड़ा है, पुलिस पकड़ रही है, मार रही है, फिर भी ये देश की रक्षा के लिए अपनी जो समितियां थी उसके बारे में नहीं बताया, प्रफुल्ल चाकी के बारे में नहीं बताया। इन्हें लगता था कि मैं पकड़ा गया लेकिन प्रफुल्ल चाकी जो है वो शायद बच गए होंगे, इसलिए उन्होंने उनका नाम नहीं लिया और समिति का नाम नहीं लिया। तो ऐसे होते अपने क्रांतिकारी की अपनी जान दे रहे हैं, पुलिस ने पकड़ा है, मारा है, पीटा है, बहुत कुछ किया है, इन्हें फांसी तक दी है, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ के बारे में अपना मुंह तक नहीं खोला था। खुदीराम बोस के इस बलिदान ने बंगाल को झकझोर कर रख दिया। जब खुदीराम बोस 18 वर्ष की उम्र में इतना सब कुछ कर सकते हैं तो जो इनका ये योगदान रहा था इससे बंगाल की पूरी जनता उमड़ उठी, यानी सबके मन में, सबके दिल में ऐसी भावना हो गई। देखिए बंगाल को झकझोर कर रख दिया था इनके इस बलिदान ने कि इतना छोटा बच्चा इतने कम उम्र में इतना सब कुछ कर सकता है देश के लिए। क्रांतिकारियों के विशाल षड्यंत्र का पता लग जाने पर अरविंद घोष और उनके भाई वारिंद घोष तथा हेमचंद्र सहित 19 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अंग्रेज इतने चालाक होते थे कि हर जगह से इन्होंने पता कर लिया कौन सी समिति है, कहाँ से ये लोग आए हैं, इनको किसने बताया है ये सब करने के लिए, ये सब अंग्रेजों ने पता कर लिया। उसके बाद क्या किया था, जो समिति थी उसको जो लीड करते थे अरविंद घोष और उनके भाई जो वारिंद घोष थे और हेमचंद्र दास थे, इनके साथ साथ 29 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने। उसके बाद हम पढ़ेंगे लाहौर षड्यंत्र कांड के बारे में। लाहौर जो षड्यंत्र कांड है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए देश की रक्षा के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा है लोगों को। जब ये सब क्रांतिकारी जो आंदोलन हम पढ़ते हैं, क्रांतिकारी लोगों के बारे में पढ़ते हैं, तो अपने देश के प्रति हर किसी के मन में ऐसी भावना होनी चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए अपने देश की रक्षा के लिए। लेकिन उस टाइम पर भी सभी लोगों के मन में ऐसा नहीं होता था और आज के टाइम पर भी हर किसी के मन में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। आगे का टॉपिक है लाहौर षड्यंत्र कांड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में लाहौर षड्यंत्र हुआ था, यानी 1914 से 1918 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें लाहौर षड्यंत्र कांड हुआ था। इसमें क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सैनिक विद्रोह की तैयारी प्रारंभ कर दी। जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिश सरकार थी इसके विरुद्ध में सैनिक विद्रोह की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। लाला हरदयाल ने जर्मनी जाकर कैसर विलियम द्वितीय से वार्ता करने के उपरांत बर्लिन में कार्यरत भारतीय स्वाधीनता समिति के सदस्यों में चंपक रमण पिल्लई, वारेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, डॉक्टर प्रभाकर तथा रास बिहारी बोस, बागी करतार सिंह आदि से परामर्श करके संपूर्ण देश में 21 फरवरी 1915 को सशस्त्र विद्रोह करने की योजना बनाई। यानी इन्होंने किससे बात की थी, यहाँ पर हमने देखा कि विलियम द्वितीय से बात की थी, कैसर विलियम द्वितीय से लाला हरदयाल जी ने बात की थी। और उसके बाद ये जो अपने इंडियंस के लीडर रहे थे उनके साथ बात करके इन्होंने क्या किया था, 1915 को सशस्त्र विद्रोह करने की योजना बना ली थी। लेकिन देशद्रोही कृपाल सिंह जो था वो देशद्रोही था। देशद्रोही कौन होते थे, जो अपने इंडियंस होते थे लेकिन अंग्रेजों की नौकरियां करते थे, जैसे पुलिस हो गई, बहुत सारे डिपार्टमेंट में लोग होते थे, अंग्रेजों की नौकरियां करते थे और वो जो भारत की खबर होती थी, यानी जो अपने इंडियंस लीडर कर रहे हैं, जो अपने इंडियंस की समितियां होती थी, इसके बारे में सब डिटेल देते थे अंग्रेजों को, तो इन्हें देशद्रोही कहा गया। लेकिन देशद्रोही कृपाल सिंह जो था, पंजाब को पुलिस संपूर्ण योजना की जानकारी दे दी, यानी पंजाब पुलिस को इसने पूरी योजना के बारे में बता दिया। परिणाम स्वरूप पुलिस ने एक एक करके 61 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इसका परिणाम क्या हुआ, जब इसने सब पूरी जानकारी दे दी पुलिस को, तो पुलिस ने क्या किया, एक एक करके 61 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया था, उन पर मुकदमा चलाया। यह संपूर्ण घटना लाहौर षड्यंत्र कांड के नाम से जानी जाती है। ये जो घटना रही थी ये लाहौर षड्यंत्र कांड के नाम से जानी गई, इसके नाम से प्रसिद्ध हुई। इस अपराध में 24 क्रांतिकारियों को मृत्युदंड और शेष को काले पानी की सजा दी गई। देखिए एक कृपाल सिंह देशद्रोही के कारण कितने लोगों की जान गई, 24 क्रांतिकारियों को मृत्यु दी गई थी
और काले पानी की सज़ा दी गई थी बाकी लोगों को। काले पानी की सज़ा उस टाइम पे मृत्यु से कम नहीं होती थी। वहाँ जो काले पानी की सज़ा काटने जाते थे वो निश्चित रूप से बीमार हो जाते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी। इतने जो निर्दयी थे अंग्रेज, और जो अपने इंडियंस होते थे वो अंग्रेज़ों की नौकरी करते थे लेकिन अपने देश के प्रति वफादार नहीं थे, अंग्रेज़ों के प्रति इतनी वफादारी दिखाते थे जिनके कारण कितने मासूम लोग, कितने निर्दयी लोग फांसी को चुनते थे, फांसी पर लटकाए जाते थे, उनको गोलियां चलाई जाती थी, काले पानी की सज़ा दी जाती थी। इन देशद्रोहियों के कारण होता था। अपने देश की रक्षा नहीं करते, अंग्रेजों का नमक खा रहे हैं तो उनके प्रति वफादार होते थे। अनुशीलन समिति के बारे में हमने पढ़ा, जो बंगाल में क्रांतिकारी लोग थे, जो बंगाल की क्रांति थी उसके बारे में हमने पढ़ा। खुदीराम बोस के बारे में पढ़ा। देखिए कितनी कम उम्र में खुदीराम बोस ने फांसी को चुना था, और जब फांसी पर ये लटकते थे लटके, उस टाइम पे इनके माथे पर कोई शिकन नहीं थी, इन्हें कोई पछतावा नहीं था। ये अपनी देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करें, इस बात का उन्हें गर्व था। तो ऐसे होते थे अपने जो क्रांतिकारी होते थे, जो इंडियंस लीडर्स होते थे, ऐसे अपने क्रांतिकारी होते थे। देखिए जो बड़े लीडर्स होते थे वो ये सब कांड नहीं करते थे। कोई बम फेंकना है, किसी को गोली मारनी है, कोई पैम्फलेट चिपकाना है, या लोगों तक ये संदेश देना है कि अपने देश के प्रति कोई पत्रिका बांटनी है, ये बड़े लीडर्स नहीं करते थे, क्योंकि लोग पकड़ते तो उसी टाइम पे गोलियां चला देते थे। इसलिए जो क्रांतिकारी होते थे, जो देश की रक्षा करना चाहते थे, अपने प्राण त्यागना चाहते थे देश के लिए, उनसे ये सब काम करवाए जाते थे, ताकि यदि इन पर गोलियां चलाई, यदि इनकी जान भी चली गई, तो जो बड़े लीडर्स है वो देश को लीड कर पाएंगे। इसलिए जो क्रांतिकारी होते थे ये सब काम करते थे देश की रक्षा के लिए, अपने प्राण न्यौछावर करते थे। ऐसे जो शूरवीर है, ऐसे जो अपने देश के क्रांतिकारी हैं, उनको हमें अपने दिल से नमन करना चाहिए। अपने देश के लिए, हमारी आज़ादी के लिए उन्होंने इतने संघर्ष लड़े, इसके लिए हमें उन्हें हमेशा नमन करना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो क्रांतिकारियों का योगदान है, इसके बारे में हमने पढ़ा। आज हमने बंगाल का जो क्रांतिकारी आंदोलन था, खुदीराम बोस के बारे में पढ़ा, और लाहौर षड्यंत्र कांड के बारे में पढ़ा। आगे का भी टॉपिक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लासेस पसंद आ रही हो, तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।